गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर की क्लास में आज हम लोग टॉपिक करेंगे खलजी क्रांति। खलजी क्रांति से पहले थोड़ा सा जो गुलाम वंश का डिक्लाइन था, गुलाम वंश का जो पतन था, गुलाम वंश का जो अंत हुआ, उसके बारे में एक साधारण सी जानकारी हम लोग ले लें तो बेहतर रहेगा आगे खलजी क्रांति को समझने के लिए। तो इसमें आप देखिए बलबन की मृत्यु हो गई थी और बलबन और इल्तुतमिश द्वारा जो साम्राज्य था सल्तनत का, गुलाम वंश का, उसको काफ़ी समृद्ध बना करके, सुदृढ़ बना करके रखा गया था और उसकी सुरक्षा के भी पूरे इंतज़ाम किए गए थे। बलबन ने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चीज़ पर अध्ययन किया था। एंड नाउ हम ये देखते हैं कि जब बलबन की मृत्यु हुई तो बलबन की मृत्यु के बाद जो गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान था वो क्यूमर्स था। ये कैकुबाद और क्यूमर्स दो गुलाम वंश के सुल्तान और हुए और इन दोनों ने जो शासन करा मात्र 3 साल तक, 1287 में बलबन की मृत्यु हुई थी, 87 से लेकर 1290 ईस्वी तक ये दो सुल्तान हुए। अब बलबन की जब मृत्यु हुई तो अपनी मृत्यु से पूर्व ही बलबन ने अपने बड़े पुत्र के, जो मंगोल आक्रमण के दौरान मारा गया था, बड़ा प्रिय पुत्र था बलबन का, मैंने बताया भी था आपको, तो अपने बड़े पुत्र के लड़के कै खुसरो को अपने जीवन काल में ही बलबन ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इसको आप चाहें तो नोट भी कर लें। बलबन ने अपने बड़े पुत्र के पुत्र कै खुसरो को अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, किंतु तुर्क अमीरों द्वारा उसके छोटे पुत्र बुगरा खां के लड़के कैकुबाद को कैकुबाद को सुल्तान बनाना चाहते थे। अतः जब बलबन की मृत्यु हो गई तो बलबन की उस इच्छा को नकारते हुए जो तुर्क अमीर थे उन्होंने कैकुबाद को सिंहासन पर बैठा दिया और कै खुसरो, जिसे बलबन ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, उसे मुल्तान का सूबेदार बनाकर मुल्तान भेज दिया गया। अब आप ये देखिए कि सुल्तान बलबन की मृत्यु हो गई और उसकी इच्छा का ध्यान नहीं रखा गया, किंतु यहाँ पर हम एक चीज़ ये भी देखते हैं कि ये जो सत्ता का परिवर्तन हुआ बलबन की इच्छा के विरुद्ध, जो कैकुबाद को सिंहासन पर बैठाया गया, तो आप देखो पूरे सल्तनत में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने के पूरे चांसेस क्रिएट हो गए। कैकुबाद 17-18 वर्ष का एक स्वस्थ और सुंदर युवक था और उसका पालन पोषण भी बलबन, क्योंकि आप जानते हैं बड़ा कठोर अनुशासन में रखने वाला था, तो कठोर अनुशासन में उसका पालन पोषण हुआ था और सुल्तान बनने से पूर्व उसने कभी भी किसी स्त्री पर निगाह नहीं डाली और ना ही उसने कभी मदिरा पान किया। दिल्ली के बूढ़े कोतवाल, ये फखरुद्दीन थे, वो बड़े के महत्वाकांक्षी दामाद, मतलब जो दिल्ली का कोतवाल था उसका महत्वाकांक्षी दामाद था निज़ामुद्दीन ने अनुभवहीन सुल्तान को सुरा और सुंदरी में डुबो दिया और सारी जो सत्ता की शक्ति थी तो वो अपने हाथों में केंद्रित कर ली। तो यहाँ आप देखो कि स्थिति इतनी विकट हो गई कि एक युवक जो योग्य भी है सब तरह से, किसी प्रकार के व्यसनों से वो सदैव दूर रहा, किंतु अपनी सत्ता प्राप्ति के लालच में निज़ामुद्दीन ने उसे
उन व्यसनों में डुबो दिया जिसकी वजह से एक अच्छा भला इंसान, एक अच्छा भला सुल्तान अपनी सुध-बुध खो बैठा। और जिसने कभी मदिरा को हाथ नहीं लगाया था, वही कैकूबाद अब मदिरा में डूबा रहने लगा। तो इस तरह से सल्तनत में ये स्थिति देखने को मिली कि बलबन की मृत्यु के बाद जो गुलाम वंश था, उसके उत्तराधिकारियों में अमीरों की महत्वाकांक्षाओं और स्वार्थों के कारण संघर्ष की स्थिति क्रिएट हुई और अंत में कैकूबाद को सत्ता में रहते हुए भी सत्ता से विमुख करके रखा गया। दूसरी ओर कैखुसरो, जिसे सुल्तान बलबन ने अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी बनाया था, वो भी मुल्तान का सूबेदार बनने के बाद अब ये स्वप्न देखने लगा कि उसे दिल्ली का सिंहासन प्राप्त हो। तो स्थितियाँ जो थीं वो पूरी तरह से गृह युद्ध की ओर संकेत करने लगीं और इनका फ़ायदा उठाया गया था खलजी वंश के अमीरों द्वारा, खलजी वंश के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा। तो इस तरह से अब जो गुलाम वंश था पूरी तरह से पतन की ओर जा रहा था और धीरे धीरे स्थितियाँ ये बनती चली गई कि खलजी वंश के जो सुल्तान थे, उन खलजी वंश के सुल्तानों के अंदर जो महत्वाकांक्षाएं थीं वो पूर्व में ही पूरी तरह से शो होने लगी थी। अब वो किस रूप में थी, आप देखिए कि खलजी वंश के सुल्तान बनने से पूर्व जब मंगोलों के आक्रमण हुए तो उत्तर पश्चिमी सीमा जो थी, जहाँ मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जहाँ से बाह्य आक्रमण हुआ करते थे, अधिकांश आप पूरे, चाहे वो आप देखो मंगोलों के हों, चाहे महमूद गजनवी हो, चाहे मोहम्मद गौरी हो, जो भी आक्रांत आया वो उत्तर पश्चिमी सीमांत से हमेशा आया। तो मंगोलों के आक्रमण का खतरा इल्तुतमिश के समय में भी था, मंगोलों के आक्रमण का खतरा बलबन के समय में बरकरार रहा। तो ऐसी स्थिति में इन खलजी सरदारों को उत्तर पश्चिमी सीमांत पर नियुक्त किया गया ताकि वो सुरक्षा प्रदान कर सकें, मंगोलों के आक्रमण को रोक सकें। अब धीरे धीरे स्थितियाँ क्या क्रिएट होती जा रही थी कि खलजी सरदार जो थे उन्होंने कहीं इस बात का अनुभव करना स्टार्ट किया कि जो तुर्क अमीर हैं, जो तुर्क सरदार हैं, उनकी शक्ति कमज़ोर होने लगी है और खलजी सरदारों द्वारा अपनी पूरी शक्ति झोंक देने के बाद उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए, जो उन्होंने सल्तनत की सुरक्षा की, वो सम्मान उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इवन आप देखिए स्थिति ये थी कि जो तुर्क सरदार थे वो तुर्क सरदार इन खलजी सरदारों को अपने से कम आंकते थे, यानी वो स्वयं को, जो तुर्क अमीर थे, खलजी सरदारों की तुलना में श्रेष्ठ मानते थे। अब स्वाभाविक है, देखो इस्लाम में सीधा सा ये नियम है, वैसे तो ये राजतंत्र का ही नियम रहा है, लेकिन इस्लाम में स्पेशली इस चीज़ को ज़्यादा उभारा गया है कि जिसके पास तलवार की शक्ति होगी वही सत्ता का वास्तविक उत्तराधिकारी और अधिकारी होगा। तो जो खलजी सरदार थे वो भी इस्लाम से रिलेटेड थे, और रिलेटेड थे मीन्स इस्लाम के अनुयायी थे, और इस्लाम के कानूनों के तहत वो अपने आप को सिद्ध कर रहे थे कि वास्तव में वो सत्ता प्राप्ति के योग्य हैं। एंड फॉर्चुनेटली पूरी जो इस समय कंडीशन क्रिएट हो रही थी सल्तनत में, दिल्ली में
या पूरे सल्तनत के साम्राज्य में वो स्थिति खुद पे खुद इन खलजी सरदारों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर प्रदान कर रही थी। यहाँ पर आप एक खलजी क्रांति के नाम से ही आप हेडिंग डालेंगे। खलजी क्रांति जैसा मैंने शुरू में बताया था, तो एक मैंने ये पृष्ठभूमि आपको दी थी कैकबाद और क्यूमर्स की। कई बार ये छोटे क्वेश्चन में आता भी है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था या अंतिम सुल्तान कौन था, तो ये क्यूमर्स आप याद रखिएगा। काफ़ी अल्पवयस्क आयु में ये कैकबाद के बाद फिर क्यूमर्स को तुर्क अमीरों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सिंहासन पर बिठाया था। लगभग 90 साल के प्रभुत्व के बाद तुर्कों के शासन का अंत हो गया और वो शासन जिसे इल्तुतमिश और बलबन ने अपने अथक प्रयासों से तैयार किया था, बनाया था, उस विशाल साम्राज्य को, और अब बलबन के बाद अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण वो विशाल साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप या इन अव्यवस्थाओं और अशांति के कारण खलजी क्रांति हुई। छोटे क्वेश्चन में आता है 2 नंबर में भी और 4 नंबर में भी, आप इसको तैयार कर सकते हैं। खलजी क्रांति जो हुई 90 साल के तुर्कों के शासन के विरुद्ध खलजी सरदारों द्वारा अयोग्य गुलाम वंश के सुल्तानों या तुर्क सुल्तानों को परास्त कर सत्ता पर आधिपत्य स्थापित करना ही खलजी क्रांति थी। खलजियों के द्वारा ये जो शासन हथियाया गया, ये जो क्रांति की गई, इसके कुछ कारण विद्यमान थे। आप चाहें तो इसको पॉइंट्स में लिख भी सकते हैं। इस खलजी क्रांति का जो पहला और मुख्य कारण था वो था तुर्की सरदारों की सैनिक कमजोरी। सैनिक कमजोरी किस रूप में, आपको याद होगा, तुर्क सैनिक दृष्टि से श्रेष्ठ थे। आप कौन से पीरियड में जाएंगे, जब तुर्कों द्वारा भारत पर अटैक किया गया था। पहला इन्वेडर महमूद गजनवी, देन मोहम्मद गौरी, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने सल्तनत की स्थापना करी, इल्तुतमिश, बलबन, आप ये सारे तुर्की थे। तो यदि हम इनिशियल स्टेज पर जाकर के देखें तो तुर्क सैनिक दृष्टि से श्रेष्ठ थे। डेफिनेटली इसीलिए उन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की थी। लेकिन धीरे धीरे तुर्कों के अंदर सैनिक कमजोरी नज़र आने लगी और मंगोल आक्रमण के कारण, जो मंगोल आक्रमण हुए, तो उसमें आप देखिए जैसे इल्तुतमिश ने भी कोशिश ये करी थी और बड़ा कूटनीतिक उसने परिचय दिया था मंगोल आक्रमणों से सल्तनत को सुरक्षित करने के लिए। उसने जलालुद्दीन माकबरनी को सहायता देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बड़े अच्छे ढंग से, कि यहाँ की जलवायु आपके लायक नहीं है, बहुत गर्म जलवायु है और आप यहाँ से लौट जाइए। तो ये कूटनीतिक परिचय था, लेकिन इल्तुतमिश ने भी अपनी सेना को बड़ा सशक्त बना करके रखा था। फिर बलबन इस दृष्टि से और भी अधिक श्रेष्ठ, जिसने लौ और रक्त की नीति का पालन करा। लेकिन उसके बाद का पीरियड जो था वो तुर्की अमीरों, तुर्की सरदार, तुर्की सेना की सैनिक कमजोरी को उजागर करता है। और यही कारण है कि फिर तुर्क सेना के स्थान पर खलजी सरदार जो हैं, उन खलजी सरदारों को मंगोलों से सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया। स्वाभाविक है वो योग्य थे। यदि हम कंपैरिजन करें बिटवीन टर्क्स एंड खलजीज, तो डेफिनेटली खलजी जो थे वो टर्की से, तुर्कों से कहीं अधिक योग्य सिद्ध हुए। अपनी शूरवीरता का उन्होंने परिचय दिया। कभी भी खलजी सरदारों द्वारा आप देखो
युद्ध के मैदान में पीठ दिखाकर भागा नहीं गया था। लेकिन जो खलजी सरदार थे, जब मंगोलों की सुरक्षा का दायित्व उन्हें सौंपा गया तो बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो खलजी सैनिक थे उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े। इस स्थिति ने युवा खलजी, मतलब जो युवक थे खलजी सरदारों में, उनके मन में सल्तनत की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण पद और सम्मान प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा उत्पन्न हुई। इसे हम दूसरा कारण लिख सकते हैं। खलजी क्रांति का पहला तुर्क सरदारों की सैनिक कमजोरी, और दूसरा कारण युवा खलजी सरदारों में प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा जागृत होना। इसे आप दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं। और तीसरा कारण आप लिख सकते हैं, तुर्क सरदारों द्वारा खलजी सरदारों को पूर्ण सम्मान न देना और अपने से हीन समझना। ये तीसरा कारण आप लिख सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण कारण है, और ये कई बार हमें देखने को मिलता है, जो उत्तराधिकार का संघर्ष होता था। आप आगे मुगल काल पढ़ेंगे, तब तक आप देखेंगे ये जो कंटिन्यूएशन था इसमें रेगुलरिटी बनी रही। उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव, आप अगला पॉइंट लिखेंगे, उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव। अब ये निश्चित नियम का अभाव कैसे था? आपने राजपूताना हिस्ट्री भी पढ़ी है कंप्लीट, तो वहाँ भी आप देखो हमारे हिंदुओं में एक और बहुत अच्छा उत्तराधिकार का नियम बना हुआ था। वंशानुगत नियम था। जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसके ज्येष्ठ पुत्र को उसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता था। लेकिन कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि ज्येष्ठता के इस नियम को न मान करके अपनी शक्ति के बल पर भी सिंहासन हथियाने के प्रयास किए गए। लेकिन ये हम उस कंडीशन में देखते हैं, एक्सेप्शनल केसेस हुए इंडियन हिस्ट्री में, मतलब हिंदूज़ की हिस्ट्री में। लेकिन मुस्लिम हिस्ट्री में ये हम अधिकांशतः देखेंगे आगे भी। तो इस्लाम, क्योंकि वंशानुगत नियम नहीं था, कोई निश्चित नियम नहीं था, क्योंकि इस्लाम इस चीज़ का समर्थन नहीं करता। वो योग्यता और शक्ति में विश्वास करता है, यानी जिस व्यक्ति के पास उत्तराधिकारी बनने की योग्यता होगी, चाहे राजा के 4 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं, और 5वां पुत्र यदि इस योग्य है, आप आगे पढ़ेंगे औरंगजेब जो शाहजहाँ के पुत्र थे 4, उनमें औरंगजेब ने अपनी योग्यता सिद्ध करके उत्तराधिकार प्राप्त किया था। तो उत्तराधिकार के निश्चित नियम के अभाव ने भी खलजी क्रांति को जन्म दिया था। यानी खलजी क्रांति का एक कारण इस्लाम का ये उत्तराधिकार के नियम का अभाव भी बना था। फिर आप देखिए, जो इस समय सुल्तान था ख्यूमर्स, वो अल्पायु था, और उस स्थिति में इन तुर्की सरदारों द्वारा अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में ये सारे तुर्की सरदार लगे हुए थे, जिसका पूरा लाभ खलजी सरदारों द्वारा उठाया गया। और इस प्रकार से ये खलजी क्रांति के जो प्रमुख कारण थे, उनकी वजह से खलजी क्रांति हुई। ख्यूमर्स का अल्पवयस्क होना, तुर्की सरदारों के आपसी स्वार्थ होना, खलजी सरदारों की महत्वाकांक्षाओं का जागृत होना, तुर्क सरदारों की सैनिक कमजोरी, ये मेन फैक्टर्स थे खलजी क्रांति के। अब निश्चित रूप से जब क्रांति हुई है, क्रांति मीन्स वही परिवर्तन, तो सत्ता का इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है तो उसके परिणाम भी निकलेंगे, और खलजी क्रांति के बहुत महत्वपूर्ण परिणाम भी निकले। जहाँ एक ओर
इस क्रांति के महत्वपूर्ण परिणाम को डॉक्टर के एस लाल हैं, उन्होंने इसको स्पष्ट किया है, इतिहासकार हैं। उनका मानना है कि खलजियों की नसों में शाही रक्त नहीं बहता था। उन्होंने सत्ता हस्तगत करके उस भ्रम तथा अंधविश्वास का अंत कर दिया, जिसका आधार यह माना जाता रहा था कि तुर्की रक्त की सार्वभौमिकता का उत्तराधिकारी हो सकता है, सार्वभौम सत्ता का उत्तराधिकारी हो सकता है। आपको याद होगा जब हमने बलबन का राजत्व सिद्धांत पढ़ा था, तो उसमें जो उसकी मुख्य बातें थी, उसमें हमने एक चीज़ ये लिखी थी कि बलबन ये मानता था कि किस सुल्तान का उच्च वंशीय होना आवश्यक है, याद आया, और इसीलिए उसने अपने आप को ईरान के प्रसिद्ध वंश अफरासियाब का वंशज घोषित किया था। आया कुछ याद? तो उसी में आप देखिए यहाँ पर ये के एस लाल इस चीज़ को उन्होंने स्पष्ट करा है, इसके जो परिणाम निकले खलजी क्रांति के, कि अभी तक लोगों के दिमाग में ये बात थी कि यदि आपके शरीर की रगों में, नसों में किसी उच्च वंश का रक्त बह रहा है, तभी आप सार्वभौम सत्ता प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। एंड अनफॉर्चुनेटली जो खलजी सरदार थे उसमें किसी राजवंश या उच्च वंश का रक्त नहीं था, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर इन खलजी सरदारों ने दिल्ली सल्तनत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो ये महत्वपूर्ण परिणाम था। ये जो भ्रम अंधविश्वास अभी तक फैला था, वो अंधविश्वास दूर हो गया। किसी उच्च राजवंश के रक्त की आवश्यकता नहीं, बल्कि योग्यता की आवश्यकता है, यदि आपको सार्वभौम सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित करना है। ठीक है, तो ये खलजी क्रांति के परिणाम। और दूसरा परिणाम, एक नए राजवंश का उदय हुआ दिल्ली सल्तनत में, खलजी वंश की स्थापना हुई। जलालुद्दीन खलजी के द्वारा दिल्ली में 1290 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में खलजी वंश की स्थापना की गई। और इस खलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी आप पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा, जलालुद्दीन खलजी को भी पढ़ा है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी, जिसने 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुनः मिलेंगे खलजी साम्राज्यवाद के साथ। गुलाम वंश का अंत हो गया और उसके बाद खलजी साम्राज्यवाद स्टार्ट होता है, खलजी वंश की शुरुआत होती है, और उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मोस्ट प्रोबेबली जल्दी से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।